बच्चों आज हम आपको दो टॉपिक पढ़ाएंगे इसमें। पहले गॉसेस लॉ को प्रूफ करेंगे कूलॉम लॉ से, फिर कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करेंगे गॉसेस लॉ से। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ विद द यूज ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का यूज करते हुए गॉसेस लॉ को प्रूफ करना है। तो उसके लिए मेरे डायग्राम को समझो। कोई भी शेप का एक क्लोज सरफेस बना लो, किसी भी शेप का एक क्लोज सरफेस, उसमें एक स्मॉल पार्ट बना लो, कहीं भी, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कहीं भी बना लो। एक चार्ज रख लो कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी एक चार्ज रख लो। इस चार्ज से ये जो क्लोज सरफेस है ये r डिस्टेंस पर है चार्ज की, और क्लोज सरफेस जो आपने स्मॉल सरफेस मानी है ये r डिस्टेंस पर है। अब इस लाइन को सीधे अगर आप बढ़ा देते हो तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, आउटवर्ड्स या आउटवर्ड्स डायरेक्शन में ई हो गया। और इसके 90 डिग्री पर, ये ऐसे है स्मॉल, तो इसके 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर नॉर्मल, ये होती है सरफेस की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन, सरफेस एरिया की। तो ये इसके एरिया की डायरेक्शन पर, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसको सीधे बना के, और सरफेस एरिया इसके परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल हमने बना लिया थीटा। कितना एंगल बना लिया? थीटा। ये तो डायग्राम हो गया। दो बातें हमें समझनी है जो 11th में हमने दो एंगल पढ़े थे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला ये होता है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम d, जैसे यहाँ पे ds हो गया, ये थीटा हो गया, अपॉन में आर स्क्वायर जो रेडियस है वो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एंगल बनता है ये कॉनिकल है, कौन जैसा शेप है ये 3D। यहाँ पे जो ये एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं डी ओमेगा। इस एंगल को, ये एंगल है डी ओमेगा, और ये कॉनिकल होता है, 3D में होता है। सॉलिड एंगल आपने 11th में भी पढ़ा था, 3D एक कॉन जैसी स्ट्रक्चर हो तो उसमें जो एंगल बनेगा वो डी ओमेगा। ये देखो कौन जैसा बन रहा है स्ट्रक्चर पूरा 3D में, तो ये डी ओमेगा यहाँ पर ये एंगल है। इसका फॉर्मूला ये होता है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और एक बात याद रखो, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं कंप्लीट, मतलब टोटल किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल अगर सॉलिड एंगल बताएं तो वो कितना होता है 4 पाई। तो दो बातें याद रखनी है, तो ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर को डी ओमेगा लिख सकते हैं, और डी ओमेगा का अगर इंटीग्रेशन करते हैं पूरी कंप्लीट सरफेस के लिए तो वो 4 पाई आता है। ये दो बातें याद रख के अब हम इसके डेरिवेशन पे आते हैं, डायग्राम प्लस ये दो बातें। तो डायग्राम क्या कहता है कि ये जो एक स्मॉल एरिया था, इससे जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा। तो फ्लक्स का वैसे फॉर्मूला ये होता है, देखो phi इक्वल टू ES cos थीटा, पढ़ा है ना आपने ये फॉर्मूला। लेकिन अभी स्मॉल फ्लक्स, इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो भी स्मॉल होगा, तो फाई को मैंने क्या लिखा है डी फाई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड को ई ही लिखना है, सरफेस एरिया इसका ds है, और एंगल ई और ds के बीच का कितना है थीटा। तो ये डी फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा आ गया। डी फाई क्यों लिखा? क्योंकि फ्लक्स स्मॉल है इसलिए डी फाई। ds क्यों लिखा? क्योंकि एरिया भी स्मॉल है इसलिए ds लिखा। अब ई आप जानते हो क्या होता है, ई का फॉर्मूला ये तो आपने बार बार पढ़ा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो ई की वैल्यू है, इस ई की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। ये देखो ई की वैल्यू यहाँ डाल दी मैंने, फिर इस आर स्क्वायर को ds cos थीटा के अपॉन में लिख दिया है। क्यों लिखा है देखो इधर, क्योंकि ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा डी ओमेगा। इस पूरे को मैंने लिख दिया है डी ओमेगा, लिख दिया। अब ये तो केवल इस स्मॉल पार्ट से निकलने वाला फ्लक्स था। अगर टोटल फ्लक्स निकालें, क्या निकालें टोटल फ्लक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, डी फाई का इंटीग्रेशन तो फाई हो जाएगा, और इस पूरे में इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ये तो छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन के साथ, ये जब लगाया जाता है जब क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसको सर्कुलेशन बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक सर्कल हमने यहाँ पे बना रखा है, तो इसका मतलब है ये क्लोज सरफेस है पूरी। तो क्लोज सरफेस के लिए जब भी इंटीग्रेशन करोगे एक सिंपल इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसमें एक सर्कल बना देंगे, इसको सर्कुलेशन बोलते हैं। अब ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये है कांस्टेंट जो कि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में केवल क्या रह जाएगा ये डी ओमेगा। अब डी ओमेगा का जब पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, मैंने बताया था आपको डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना लिखना है 4 पाई, इसको 4 पाई लिख दो, 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा,
फाई आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है बच्चों ये फॉर्मूला, किसको शो करता है, यही है गॉसेस लॉ का फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे हमने यूज करा है कूलॉम लॉ को। कूलॉम लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स से निकलता है, एफ अपॉन क्यू। तो जब हम एफ अपॉन क्यू करेंगे, एफ कहाँ से निकलेगा, कूलॉम लॉ से। कूलॉम लॉ में क्यू को डिवाइड करेंगे तब ई की वैल्यू ये आएगी हमारे पास। तो ई की वैल्यू, अब आप कहोगे ना कि सर यहाँ तो कूलॉम्स लॉ कहीं दिख ही नहीं रहा, तो कूलॉम्स लॉ यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे कूलॉम्स लॉ लगाया तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, क्योंकि कूलॉम लॉ से क्या आता है, फोर्स, और फोर्स से क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने कूलॉम लॉ को यूज करते हुए ही लिखा है, इसलिए यहाँ पे कूलॉम्स लॉ का यहाँ पे ऐड हो जाता है, और यहाँ से पूरा फिर इसको सॉल्व करके ये हमारे पास गॉसेस लॉ आ जाता है। आप इसको ध्यान से देखो, एक एक बात को समझो। अब सेकंड टॉपिक है, अब ये सेकंड आता है टॉपिक। पहले टॉपिक में हमने गॉसेस लॉ को प्रूव किया था विद द यूज ऑफ कूलॉम्स लॉ। अभी हम सेकंड टॉपिक में कूलॉम्स लॉ को प्रूव करेंगे विद द यूज ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ से कूलॉम लॉ। तो क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। पहले एक हम डायग्राम को देख लेते हैं। ये एक स्फीयर है और इसके सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, दिख रहा है आपको, एक सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज। इसकी रेडियस कितनी है स्फीयर की, स्मॉल आर। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये क्या निकालेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और लाइंस निकालेगा तो फ्लक्स पास होगा, जो कि दिख रहा है आपको फ्लक्स पास हो रहा है। अब हम यहाँ पर एक स्मॉल एरिया बना लेंगे और हम ये देखेंगे इस स्मॉल एरिया से कितना फ्लक्स पास होता है। तो पहले हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधे सीधे आता है, इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, आउटवर्ड्स पॉजिटिव है तो नॉर्मली आउटवर्ड्स, ठीक है। और जो ds है वो भी इसका नॉर्मल में होगा। अब ये ऐसे है तो इसके नॉर्मल में ds भी इधर ही आएगा। ds की डायरेक्शन भी जो एरिया होता है उसके नॉर्मल होती है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए e और ds। एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन को आगे बढ़ा के जो कनेक्टिंग लाइन होती है, और ds परपेंडिकुलर टू द एरिया, तो दोनों एक का सेम डायरेक्शन है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये आप याद रखना, e ds के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो सबसे पहले हम फ्लक्स देखते हैं कि ये स्मॉल पार्ट से कितना फ्लक्स पास होता है। तो वही फॉर्मूला d फाई इज इक्वल टू e ds cos थीटा। थीटा 0 डिग्री है, cos 0 कितना हो जाएगा, 1। cos 0 1 होता है, ये यहाँ से हट जाएगा और केवल e ds रह जाएगा। d फाई इज इक्वल टू e ds, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर टोटल निकालें, कैसा निकालें, टोटल, तो इंटीग्रेशन होगा, d फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई। बताइए आपको, इसमें इंटीग्रेशन का साइन और ये सर्कुलेशन का साइन जो क्लोज सरफेस के लिए होता है, क्लोज है इसलिए यहाँ पे सर्कुलेशन लगा दिया। अब इस e को कर देंगे बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, e ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए कांस्टेंट होता है, केवल ds का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फाई को हमने यहाँ यूज किया गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ यहाँ पे यूज किया हमने इसको। फाई को जब हमने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा तो यहाँ हमने गॉसेस लॉ को यूज कर लिया, हमें गॉसेस लॉ को यूज करना था। e ये लिखा। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds, मतलब कि इस छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन का मतलब हो गया पूरे स्फीयर का एरिया। भाई किसी भी क्लोज सरफेस पर कोई पार्ट हो स्मॉल और उसका आपको इंटीग्रेशन करना हो, तो उस इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि पूरे के पूरे स्फीयर का या पूरे के पूरे क्लोज सरफेस का एरिया आपको लिखना है। तो ये स्मॉल पार्ट का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा एरिया ऑफ द स्फीयर आ जाएगा। और आपको पता ही है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4πr²। तो हमने ds मतलब एरिया का इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया लिख दिया स्फीयर का 4πr²। ये 4πr² अपॉन में ले गए हैं, तो इसको अपॉन में ले जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास पूरा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लेकिन हमें कूलॉम्स लॉ को यहाँ पे प्रूव करना है। कूलॉम्स लॉ तो फोर्स देता है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पर भी एक चार्ज r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज, तो फोर्स को हम निकालेंगे। अब तो फोर्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है हमारे पास, तो फोर्स कैसे निकालते हैं, QE। बताइए आपको, F इज इक्वल टू QE। तो Q तो ये लिख दिया और E की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दी। अब आप इस फॉर्मूले को अगर ढंग से अरेंज कर देते हो, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r², तो ये KQ अपॉन r² एक फार्मूला बन गया। ये देख लो, यही फार्मूला किसका होता है, कूलॉम्स लॉ का। तो इस तरीके से आप गॉसेस लॉ को यहाँ पे यूज करके फाई की जगह, और यहाँ पे सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 4πr² रख के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना,
फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स निकालना क्यू ई की वैल्यू डाल के, तो ये अपने आप KQ2/r² आ जाएगा, जो कि कूलॉम्स लॉ हो जाता है। तो इस तरीके से आप इससे गॉसेस लॉ से कूलॉम्स लॉ को फॉलो कर सकते हैं।